नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, उपस्थित हूँ मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10 का संस्कृत बुक से। आज चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम नामक पाठ को लेकर के। प्यारे बच्चों, आज हम सभी अपने बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र के संदर्भ में जानेंगे। आइए देखते हैं पाठ में क्या चर्चा है। यदि आप सबों के पास पुस्तक हो तो आप पुस्तक को भी खोल लें ताकि आपको समझना आसान होगा। मैं एक एक पंक्ति का अर्थ करते हुए आप सबों को समझा रहा हूँ ताकि आप सबों के भावी परीक्षा में बहुत ही काम आएगा। दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, अर्थात पटना नगर का वैभव। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। बिहार राज्य की राजधानी नगरी पटना वो सभी समयों से अपना महत्व धारण कर रखी है। अर्थात बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, यह सभी समयों में अपना महत्व धारण कर रखी है। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अर्थात पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। परीक्षा में कई बार पूछा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, या ये कह सकते हैं कि 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। दिया है कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। प्यारे बच्चों, दिया है कि यहाँ अर्थात पटना में धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकृष्ट करता है, आकर्षित करता है। अर्थात पटना में धर्म का भी क्षेत्र है और उसके साथ साथ राजनीति का भी क्षेत्र है, व्यापार का भी क्षेत्र है। इन सभी मामलों में क्या है कि पटना सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनिजः फाह्यान् हुवेन्सान् पिच्चिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वसंस्मरणेषु ग्रंथेषु चक्रुः। प्यारे बच्चों, बताया गया है इसमें कि इस पाठ में बताया गया है कि विदेशी यात्री कौन कौन थे। तो बताया गया है कि मेगास्थनीज, फाह्यान, हुवेनसांग, इत्सिंग इत्यादि जो विदेशी यात्री थे, इन सबों ने पटना के संदर्भ में, पाटलिपुत्र के संदर्भ में इन सबों ने अपने अपने स्मरण ग्रंथों में वर्णन किया है, पटना के बारे में चर्चा किया है। आगे है कि पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रस्य पुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय दिया गया। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। अब आइए बारी बारी से देखते हैं कि इस पाठ में पटना के बारे में क्या क्या बातें बताई गई। यदि आप सभी ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए हम इसी उम्मीद और आशा से यह वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सबों के लिए बहुत लाभ हो। और एक अपील करना चाहूँगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकांश बच्चों को इस चीज़ की जानकारी मिल पाए और इसका लाभ ले पाएँ। प्रयास कीजिए कि अपने सभी मित्रों तक मेरे इस संदेश को पहुंचाइए, मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सभी आपके दोस्तों को, मेरे प्यारे बच्चों को, सबों को लाभ इसका प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं इस पाठ में क्या दिया है। खास दिया है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्र मनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बड़ा ही विचित्र शहर है, विचित्र नगर है। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनी मताख्ये काव्ये कथयति। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं, है ना, जिन्होंने कुट्टनी मताख्यम नामक एक पुस्तक लिखा है। दामोदर गुप्त नाम के एक विद्वान हुए, कवि हुए, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का नाम है कुट्टनी मताख्य। उस कुट्टनी मताख्य काव्य में, जहाँ कविताओं का संकलन होता है उसे कहते हैं काव्य। तो उस कुट्टनी मताख्य नामक काव्य में दामोदर गुप्त नाम के जो कवि थे,
उन्होंने कहा है, क्या कहा है सुनिएगा गौर से। उन्होंने कहा है कि अस्ति महितल तिलकम, यदि मैं गा के पढ़ूं तो आप सुनेंगे ध्यान से। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूलगृहम महानगरम नाम्ना पाटलीपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है क्या कि कुटनीमताख्यम नामक पुस्तक में दामोदर गुप्त कहते हैं कि बिहार की जो पावन धरती है यह तिलक की धरती है। यह धरती जो है इसके पटना के गली गली में विद्वान विराजमान होते, अर्थात यहाँ बताया गया कि यह जो धरती है यह यहाँ पर सरस्वती नृत्य करती है। अर्थात पटना में घर घर में सरस्वती नृत्य करती है। कहने का आशय है कि पटना के गली गली में विद्वान हैं और यह पटना नाम का जो शहर है, पाटलिपुत्र नाम का जो शहर है, वह इंद्रलोक से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ और अच्छा स्थान माना गया है। उनकी दृष्टि में पटना को उन्होंने इंद्रलोक से तुलना कर दिया है कि यह इंद्रलोक से भी कहीं ज़्यादा स्वच्छ स्थान है, उच्च कोटि के स्थान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। यदि पुस्तक होगी तो आप पुस्तक को भी देख सकते हैं। दिया है कि इतिहासे श्रूयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के तीर पर गौतम बुद्ध के समय में गंगा नदी के तीर पर जो गांव बसा हुआ था उस गांव का नाम था पाटली ग्राम। ध्यान देंगे, पूरा पटना का इतिहास बताया गया है कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के तीर पर जो एक गांव बसा हुआ था गौतम बुद्ध के समय में, उस गांव का नाम था पाटली ग्राम। ठीक है, पाटली ग्राम नाम था। आगे है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, और जहां भगवान गौतम बुद्ध अनेक बार आए थे। अर्थात पाटली ग्राम नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का आगमन अनेकों बार हुआ था। तेना कथितमासीत यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। यह परीक्षा में बार बार पूछता है कि गौतम बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी किया था। आप देखिए उसका उत्तर यही है, दिया है कि तेना कथितमासीत, उनके द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था क्या? तो यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, कि यह गांव महानगर होगा। यह गांव क्या होगा? महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था, उन्होंने कहा था पहले क्या कि यह जो गांव है यह आगे चल के महानगर होगा, लेकिन कलह का यानी लड़ाई झगड़े का और अग्निदाहस्य अगलग्गी का यानी आग की समस्या यहाँ ज़्यादा होगी, अग्निदाह ज़्यादा होगा और बाढ़ की समस्या से यह हमेशा हमेशा घिरा रहेगा। आज वास्तव में राजनीतिक पार्टियों में आपस में कलह होती रहती हैं और अगलगी की समस्या भी अपने बिहार में काफ़ी ज़्यादा होती है। और बाढ़ का तो कहना ही क्या है, बिहार में बाढ़ एक शोक के रूप में आता है और वास्तव में बहुत सारे लोगों को परेशान करके छोड़ के चला जाता है। तो आगे देखिए, कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मीति कथित। कालांतर में अर्थात कुछ ही समय के बाद पाटली ग्राम जो है वह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। यानी आगे चल करके वो जो पाटली ग्राम था उसका नामकरण पाटलिपुत्र के रूप में हो गया। दिया है क्या, देखिए दिया है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धि। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। बताया जा रहा है कि पटना नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत ही अच्छी थी। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा यूनान के एक राजदूत थे जो अपने बिहार में रहते थे, मेगास्थनीज उनका नाम है। यूनानी राजदूत पूछता है परीक्षा में कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथ में, अपने बायोलॉग में, अपने पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है कि बिहार की जो है तो मतलब ये कि पटना की जो है यानी पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत ही अच्छी थी। आगे देखिए दिया है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूतराम समृद्धम। प्यारे बच्चों, दिया है कि इस नगर का वैभव
प्रियदर्शी राजा अशोक के समय में भी बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही बढ़िया था। अर्थात राजा अशोक के समय में इस नगर का जो सुरक्षा व्यवस्था था वो काफ़ी समृद्ध था, बहुत ही उत्तम कोटि का था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा, लंबे समय तक इस पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही। लंबे समय तक पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही, अर्थात पढ़ाई लिखाई के मामले में जो पटना था वह लंबे समय से अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विख्यात था। आगे दिया है, ऐसा राजशेखर अपने ग्रंथ में लिखते हैं। राजशेखर नाम के कवि हैं, एक विद्वान हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि लंबे समय तक पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही। आगे देखेंगे बच्चों, दिया है। अब उन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से इस चीज को क्लियर किया है, एक श्लोक के माध्यम से क्लियर किया है। देखिए क्या बताया उन्होंने, कहा है कि अत्रोपवर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याड़ी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुपजगमुह। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि यहाँ पर उपवर्ष, वर्षौ, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, फिर से सुनिएगा, जहाँ पर अर्थात पटना की धरती पर उपवर्ष, वर्षौ, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि तथा पतंजलि जैसे विद्वान और परीक्षित जैसे विद्वान इसी बिहार की धरती पर, इसी पाटलिपुत्र की धरती पर शिक्षा प्राप्त करके पूरे जगत में अपना नाम प्रसिद्धि प्राप्त प्रसिद्ध किए। उनका नाम काफ़ी विख्यात हो गया और ये सभी विद्वज्जन जो हैं, ये सब मूर्धन्य कोटि के विद्वान, ये सब बिहार की धरती की ही उपज हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूर्णम कुसुमपूर्णम वा प्राप्यते। प्राचीन अर्थात कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसी पाटलिपुत्र का जो नाम है वो नाम बदलकर कहीं पुष्पपुर कहा जाता है, कहीं कुसुमपुर कहा जाता है। मतलब जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जब धार्मिक ग्रंथों में पुष्पपुर नामक किसी गांव की चर्चा होती है या कुसुमपुर नामक किसी गांव की चर्चा होती है तो आप समझ जाइए कि वह पटना की ही चर्चा हो रही है। आगे देखिए क्या दिया है कि अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है कि, इससे जाना जाता है कि नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। अर्थात इस नगर में, पाटलिपुत्र नाम के नगर में पहले बहुत ज़्यादा फूलों की पैदावार होती थी, अर्थात काफ़ी मात्रा में फूल उगाए जाते थे। यहाँ पुष्प की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा था पुष्पपुर, कुसुमपुर। कुसुम का मतलब भी फूल होता है और पुष्प का मतलब भी फूल होता है। अब देखिए कहते हैं कि पाटलिपुत्र मीति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। यहाँ तक कि पाटलिपुत्र शब्द का भी मतलब यह है, पाटल का मतलब होता है गुलाब, और गुलाब फूलों की गुड़िया की रचना के कारण यह शहर प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए शहर का नाम पड़ा पाटलिपुत्र, क्योंकि यहाँ गुलाब फूलों की बहुत खेती होती है। आज भी पटना में गुलाब की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था पाटलिपुत्र। आगे देखिए बच्चों क्या दिया है, आगे है कि शरद काले नगरे अस्मिन, सर्दी के समय में अर्थात ठंड के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह हुआ करता था। और वो भी कब होता था, जब गुप्त वंश का शासनकाल चलता था यहाँ पर, उस समय यह कार्यक्रम चलता था, कौमुदी महोत्सव के नाम से जाना जाता था। उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर फूल उड़ेलते थे, पुष्पों की वर्षा करते थे। इस मामले में काफ़ी प्रसिद्ध था यह पाटलिपुत्र। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्, वहाँ सभी लोग आनंदमग्न रहा करते थे। इस पटना में जब कौमुदी महोत्सव होता था तो लोग बड़े ही आनंदित होते थे। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतामन्वभूत, कालचक्र के वश में आकर के, जो मध्यकाल में कालचक्र के वशीभूत होकर के, मतलब बहुत संकट से जूझते हुए, यह जो पटना है वो मध्यकाल में पाटलिपुत्र से यह पटना के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात जब परीक्षा में पूछे कि पटना नाम कब पड़ा, तो पटना का जो नामकरण हुआ ये मध्यकाल में हुआ।
और उस वर्ष समय हजारों वर्षों से यह जीर्ण शीर्ण हो गया था और मध्यकाल में जो है यह काफ़ी ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो गया था, टूट फूट गया था, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती थी। जो भी लोग आए इस पटना को नोचते खरोचते चले गए, यानी पूरी तरह पटना को प्रणय मतलब विध्वंस की स्थिति में डाल दिए थे। कहते हैं तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, यहाँ तक कि मुद्रा राक्षस जो एक ग्रंथ है, विशाखा दत्त जी की एक रचना है मुद्रा राक्षस, इसमें पटना के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है कि मध्यकाल में किस तरह पटना जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ था। आगे देखिए दिया है कि मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता है। मुगल वंश काल में अर्थात मुगलों के समय में, मुसलमानों के समय में इसका कुछ उद्धार हुआ था, कुछ पूरी तरह से नहीं, कुछ उद्धार हुआ था मुगलों के समय में, क्योंकि पटना का बर्बादी मुगलों के समय में ही हुआ था। तो उन्होंने ही यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगाई और न जाने क्या क्या कुकर्म किए, अनेकों प्रकार से पटना को ध्वस्त करने के लिए तुले हुए थे मुगल सब। तो देखिए क्या दिया है कि आंग्ल शासन काले चो पाटलिपुत्र से सूतराम विकास हो जाता है। अंग्रेजों के समय में पटना का विकास हुआ था। अंग्रेज पटना को सजाया था, संवारा था और अनेकों प्रकार से पटना को सुसज्जित करने का काम अंग्रेजों ने किया था। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगाध। तो प्यारे बच्चों, मध्यकाल में इस नगर का नाम पटना के रूप में जाना जाने लगा। अब पटना शब्द क्यों पड़ा इसका नाम, ये भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ दिया है कि अयम च शब्द पतनमीति शब्दात् निर्गतः। पटना जो शब्द है यह पतन शब्द से निकला है। पतन का मतलब होता है गिर जाना, अपनी स्थान से गिर जाना, अपने अस्तित्व से गिर जाना, उसका नाम है पतन कर जाना। और वास्तव में जो पाटलिपुत्र की जो शोभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी, राजा अशोक के समय में थी, उस अपने गौरव से पटना काफ़ी फिसल गया था, लुढ़क गया था, पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। इसलिए अब फिर से जब अंग्रेज के समय में जब संवरा सुधरा, इसलिए इसका नाम मध्यकाल में रखा गया पटना, पतन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्य थी। आज भी उस नगर की रक्षिका देवी जो हैं, पालिका देवी जो हैं, वो पटन देवी के नाम से आज भी पूजी जाती हैं। पटना में पटन देवी माता का मंदिर है, आज भी माता पूजी जाती हैं, पटन देवी माता। अब देखिए बच्चों क्या दिया है, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। इस समय जो पाटलिपुत्र शहर है जिसका नाम पटना है वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी विशाल है, अति विशालम वर्तते, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। कहते हैं कि राजधानी बिहारस्य राजधानी जाती, और यह वर्तमान समय में बिहार की राजधानी भी है। पटना बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन इस शहर का विस्तार होता जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में अर्थात पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और परीक्षा में कई बार पूछता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है और गंगा नदी के दक्षिण दिशा में पटना शहर है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है। देखिए फिर आगे दिया है कि तस्या ऊपरी गांधी सेतुर्णाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, कहते उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ा पुल के रूप में जाना जाता है, यह जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है इसे ही महात्मा गांधी सेतु के नाम से जानते हैं, जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद दिया है कि नगरे अस्मिन, और साथ साथ गंगा नदी के ऊपर रेलवे लाइन भी बने हुए हैं। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस शहर में बहुत बढ़िया संग्रहालय भी है, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। जहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत सारे मुगलों के अवशेष और भी कई प्रकार की चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप वास्तव में उसे देख करके अपने आप में गौरव अनुभव करेंगे। सचिव उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी पटना में है, उच्च न्यायालय है। सचिवालय सर्किट हाउस है, यानी सचिवों का जो आलय होता है वो सचिवालय है। विभिन्न विभागों के सचिव जहाँ रहते हैं उसे सचिवालय बोलते हैं या इंग्लिश में सर्किट हाउस के नाम से जानते हैं। गोल गृहम, गोल घर भी पटना में है। तारामंडलम, तारामंडल भी पटना में है। और जैविकोद्यानम और चिड़ियाघर भी पटना में है। ये सब वर्तमान में
पर्यटन केंद्र हैं, ये सब घूमने वाले स्थल हैं, पटना के भ्रमण स्थल हैं। मौर्य कालिक का अवशेष और मुगलों के समय का अवशेष भी है। महावीर मंदिरम और पटना में भगवान बजरंगबली का, हनुमान जी का मंदिर भी है। ये सब जो है देखने योग्य हैं। आप कभी भी पटना जाकर के इन चीज़ों का दर्शन कर सकते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय, कई बार परीक्षा में पूछा है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना शहर क्यों महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए क्या दिया है, प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा बना हुआ है और इस कारण से सिखों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ पर देश विदेश के जो तीर्थयात्री होते हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके बाद यह है बच्चों कि एवं पाटलिपुत्रम, इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन कालात अद्यावधि, प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीमीति, और इन सबों का मिला जुला स्वरूप आपको संग्रहालय में देखने को मिलेगा। तो पर्यटन मानचित्र पर भी यह पटना शहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को देखने के लिए, और आपसे आग्रह है कि आप अपने मित्रों तक इसे अवश्य पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको कैसी लगी आज की पढ़ाई और कैसा लगा इस विषय का रोचक संवाद। इसके बारे में आप रिप्लाई दें मुझे कमेंट के माध्यम से, और अपना नाम अवश्य लिखें आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।